हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। कहता है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि वे सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, या प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। तीसरा कहता है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं, यह कहता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। देखो, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। यदि शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक ढंग से संचालित किया जाए तो अधिगम असहायता लाचारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अधिगम का तात्पर्य सकारात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया को लगाया जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। कह रहा है कि तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत या सीखने का प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, देखो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से दिए हैं। तत्परता का सिद्धांत दिया है उसने, अभ्यास का सिद्धांत दिया है या प्रभाव का सिद्धांत दिया है, लेकिन कौन सा नहीं दिया है, सीखने का प्रबलन का सिद्धांत उसने नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया है, बल्कि ये किसने दिया है, ये एल किसने दिया है, बल्कि सी एल हल ने दिया है। किसने दिया है, हल ने दिया है ये। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। जो जेंडर वाइज से क्वेश्चन है आपका। पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा कहता है कि पुरुष की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, अमूमन क्या होता है जेंडर वाइज में कि लड़की को नीचा दिखाया जाता है, लड़कों को ऊंचा दिखाया जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती हैं, लड़के बन सकते हैं। लड़कियां गणित ले सकती हैं, लड़के गणित ले सकते हैं, लड़कियां नहीं ले सकती हैं। लड़कियां घर की झाड़ू लगाएंगे, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इसका अपोजिट हो। ठीक है, देखो ये देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि स्त्रियां का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे स्त्रियों को ठीक बताया जा रहा है, ये ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक लाएं। देखो, कह रहा है स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये वाला भी ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, पुरुष की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना, मतलब रट्टा मारने से दूर करना है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन है। क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर। फिर एक कौशल से क्वेश्चन आपका कल भी मैंने लिया था, इसका मतलब ज़रूर आएगा, इसलिए आप तैयार रहें इस क्वेश्चन के लिए। कहता है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या
डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ठीक है, देखो ये दोनों तो होंगे नहीं आपका, क्योंकि डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है। तो फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, यानी कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ये अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है। किसका, अप्रेक्सिया का, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। वे अपने हाथ एवं आँखों के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। तो कैसा विकार है ये, तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। ठीक है, समझ गए। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो अब ये लोग नोट करते हुए चलें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। कहता है शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। देखो, छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सबसे जो अच्छा होता है, सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। ठीक है, सतत यानी कि शिक्षण के दौरान या शिक्षण के बाद होना चाहिए। व्यापक का मतलब होता है हफ्ते में, 15 दिन में, इस तरीके से। तो ये तो होते रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है। लेकिन ग्रेडिंग पद्धति जो होती है का प्रयोग छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सबसे उत्तम माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। कहता है कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। ठीक है, कह रहा है शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करके दोहराता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। देखो, वृद्धावस्था तो आपके लिए नहीं होगा, ना ही किशोरावस्था होगा। अब बच्चों को डाउट होगा सर कि शैशवावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा, ये तो समझ में आता होगा। तो अगर आपने पियाजे की अवस्था पढ़ी होगी तो उसकी पहली अवस्था क्या है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। उसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है ना। तो आप वहाँ से पकड़ के इसमें लगाएंगे शैशवावस्था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। कहता है कि कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब तो क्वेश्चन कहता है, वो ऑप्शन कहता है कि याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना या बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। ठीक है, देखो, अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी है। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, ये भी नहीं, ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। बिल्कुल लैब बाइकोस्की के अनुसार ये वाक्य कहलाती है। तो इसे हम व्यक्तिगत बात यानी कि प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, यानी कि उनकी आत्मकेंद्रियता शब्द किसका है, पियाजे का है। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ये भी पियाजे का है संज्ञानात्मक। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता है, सामाजिक विकास उसी का है, यानी कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। कहता है जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, या जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। देखो, अधिगम को सरल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस सामग्री से सबसे कम लाभ उन छात्रों को होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज़ का शीघ्र ही समझने की क्षमता रखते हैं। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2।
दृश्य सामग्री में उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक हो गई, चित्र हो गया, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड आदि को शामिल करते हैं। कक्षा में दृश्य सामग्री से पढ़ने के सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? सामान्य स्तर को और निम्न स्तर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।